मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का, जिसमें आपके सामने जो पेपर होगा आपका नाटक एवं गद्य की जो अन्य विधाएं हैं उस उससे संबंधित जो पेपर होने वाला उसकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूं आपके सामने। तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज करा रहा हूं। उसका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, नाटक व एकांकी में अंतर कीजिए तथा हिंदी नाटक साहित्य के विकास को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यूनिट फर्स्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाटक और एकांकी में अंतर स्पष्ट करना और हिंदी नाटक साहित्य के विकास में आपको विस्तृत रूप से वर्णन करना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको क्या करना है, ये पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाकर जरूर से डाउनलोड कर लेना, पहली बात तो इस पीडीएफ को। दूसरी बात यही है कि ये जो वीडियो है इसके अन्य एक पर्सन भी कराऊंगा, उसका जो लिंक है वो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर जाकर ये अन्य वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, सारे चैप्टर का सोल्यूशन, प्रश्नों का सोल्यूशन यहीं पर देखने को मिलने वाला आपको। तो अब शुरू करते हैं आपके सामने। पहला प्रश्न है, नाटक और एकांकी में क्या अंतर होता है। नाटक और एकांकी दोनों ही दृश्य काव्य की आपके सामने विधाई होती है, परंतु किंतु इसमें कुछ मौलिक अंतर है। मतलब नाटक आपने देखा होगा बचपन में स्कूल में, किसी को आपके सामने क्या बना दिया जाता था, किसी को गांधी जी बना दिया जाता था, किसी के उनके बंदर बना दिए जाते थे, है ना, और किसी की आंखें बंद करके उसके माध्यम से संदेश दिया जाता था। ग्रामीण परिवेश में का अगर कोई नाटक होता था तो वो भी अगर आपको याद नहीं है तो रामलीला देखी होगी आपने कहीं ना कहीं, तो रामलीला भी नाटक का ही आपके सामने हिस्सा है। तो उसी तरीके से आपके सामने एकांकी भी होती है। एकांकी में भी यही सब चीजें देखने को मिलती हैं। दोनों ही दृश्य काव्य हैं। दृश्य काव्य क्या है, जिसमें आपके सामने देखने के माध्यम से आपको काव्य की विवेचनाओं के बारे में पता चलता है, किस काव्य में क्या हो रहा है। ये कैसे पता चलेगा आपको, जब वो दर्शन करते हो आप, सारी जो घटनाएं आपके सामने आंखों के सामने घटित होती हैं और उन सब चीजों को जब आप देखते हो तब आपको पता चलता है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार के काव्य को दृश्य काव्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन कोई भी चीज है भाई, उनका अलग अलग नाम रखा गया है, तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे अंतर तो देखने को मिलते हैं। अब वही देखेंगे कि उन दोनों में क्या मुख्य अंतर देखने को मिलता है। पहला अंतर है अवधि और विस्तार। नाटक विस्तृत रूप से होता है। नाटक को अगर अपन विस्तार रूप से समझें तो नाटक बहुत बड़ा होता है। रामलीला कम से कम 5 से 10 दिन चलती है, आपके सामने चलती है ना। उसके कई अंक व दृश्य होते हैं अलग अलग से, जो भगवान श्री राम के बचपन का दर्शन है, फिर वो युवा अवस्था का में, फिर उनको जंगल में भेज दिया जाता है, फिर वो माता सीता के लिए वो रावण से युद्ध करते हैं। अलग अलग प्रकार के जो नाटक मैंने बताया है, इस प्रकार से उनके कई अंक व कई दृश्य होते हैं। इसका प्रदर्शन घंटों चलता रहता है। रामायण तो एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, इसलिए उनका कई दिनों तक चलता रहता है। लेकिन मुख्यतः आपके सामने नाटक होते हैं वो कई घंटों से 2 से 3 घंटों तक आपके सामने मुख्यतः चलते रहते हैं। एकांकी को जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक ही अंक होता है उसमें, और जिसका प्रदर्शन 3 घंटे से 30 मिनट से आपके सामने 1 घंटे में समाप्त हो जाता है। क्या होता है आपके सामने एकांकी, वो क्या होती है आपके सामने, एक ही अंक होता है उसके अंदर, और जिसका प्रदर्शन आपको क्या होता है 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में खत्म हो जाता है। मतलब बहुत जल्दी चीजें निपट जाती हैं आपके सामने। समझ में आ गया। एक ही दृश्य है, जैसे कि आपके सामने भगवान श्री राम है और उनके पिता दशरथ है, उनके बीच में जो उनको वनवास देने का जो आपके सामने क्या चल रहा है, पूरा एक बस वही एक ही आपके सामने दृश्य दिखाया जाएगा, तो उसको अपन एकांकी के नाम से बोल सकते हैं। समझ में आ गया। छोटा प्रारूप होता है जहां पे आपके सामने एक ही दृश्य को दिखाया जाता है। अगले वाला पॉइंट है कथानक। नाटक का कथानक विशाल, जटिल व कई उप कथानकों से युक्त होता है। अगर अपन विस्तार से पढ़ें, आपके सामने कथानकों की बात करें, तो नाटक का जो कथानक होते हैं, जो नाटक होते हैं उसके जो कथानक होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, जटिल व कई उप कथानकों से युक्त होता है। जिसमें नाटक के जो कथानक होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के आपके सामने उसमें कई लोग देखने को मिलते हैं, उप कथानक भी देखने को मिलते हैं। मतलब आपके सामने उसमें कुछ और भी पात्र देखने को मिलते हैं। इसमें जीवन के कई पहलुओं को दिखाया जाता है, और इसमें क्या दिखाया जाता है, जीवन की अलग अलग घटनाओं के बारे में दिखाया जाता है। जहां पर एकांकी का जो कथानक वो संक्षिप्त होता है, तो 30 से आपके सामने 1 घंटे के बीच की चीजें चलेंगी, तो संक्षिप्त में छोटे प्रारूप में आपको चीजों को दिखाया जाता है, और केंद्रित और जीवन की किसी एक घटना और समस्या को उसमें दिखाया जाता है। एकांकी में क्या होता है, एक ही पात्र होता है, एक ही पात्र होता है, उसी के जीवन के ऊपर बताया जाता है,
और उसको क्या किया जाता है, उसकी एक ही घटना को दिखाया जाता है। ऐसे समझ लो भगवान श्री राम और दशरथ के बीच में कोई घटना है, उसको दिखाया जा रहा है, तो दोनों के बीच की वार्तालाप उसको दिखाया गया है। नाटक है पूरा जिसमें भगवान श्री राम है, हनुमान जी हैं, जिसमें माता सीता है, लक्ष्मण है, दशरथ, सब हैं, जितने पात्र हैं। समझ में आ गया? पात्र खुद है और आपके सामने उपकथानक भी है उसके साथ। समझ में आ गया? तो जितने हैं सभी के बीच में उनके जीवन की अलग अलग घटनाओं के बारे में दिखाया जाता है। समझ में आ गया? ऐसे भी नहीं समझ में आता, ऐसे समझ लो कि एकांकी फिल्म होती है और नाटक वेब सीरीज होता है। वेब सीरीज आपके सामने जिसमें कई कई एक्टर होते हैं आपके सामने, और कई मतलब 7 से 8 एपिसोड होते हैं आपके सामने। फिल्म में एक एक्टर होता है और उसी के आसपास पूरी स्टोरी चलती रहती है। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला पॉइंट आपके सामने, नाटक के पात्रों की संख्या अधिक होती है। पात्र कितने होते हैं नाटक में? अगर अपन बात करें, पात्रों की संख्या अधिक होती है, उनके चरित्र का विकास विस्तृत रूप से देखने को मिलता है। क्या होता है, नाटक में जो पात्र होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा संख्या में देखने को मिलती है। उनका चरित्र है उसका विकास भी बहुत व्यापक स्तर पे होता है, बहुत बड़े स्तर पे देखने को मिलता है आपके सामने। एकांकी की बात करें, एकांकी में पात्र सीमित होते हैं। जो एकांकी होती है वहां पर पात्र सीमित देखने को मिलते हैं। उनका चरित्र उद्घाटन संक्षिप्त व प्रभावी होता है। तो नाटकों में जो पात्रों की संख्या है वो सीमित देखने को मिलती है, आपके सामने ज्यादा नहीं होते हैं। चरित्र का विस्तार भी विस्तृत रूप से होता है आपके सामने। बहुत ज्यादा नाटक हैं, बहुत ज्यादा पात्र हैं, तो उतना ही ज्यादा उनके बारे में बताया जाएगा। वेब सीरीज में आपके सामने हर करेक्टर है, हर एक्टर के लाइफ के बारे में बताया जाता है। मुख्य पात्र के अलावा भी जितने होते हैं उनके जीवन के बारे में बताया जाता है। फिल्म में क्या होता है, आपके सामने एक ही पात्र होता है, उसी के बारे में बताया जाता है। समझ में आ गया? तो एकांकी में एक पात्र, एक सीमित पात्र, उसी के बारे में आसपास घटना घटेगी। नाटक में अनेक प्रकार के पात्र, उनके बारे में भी बताया जाएगा आपको विस्तृत रूप से। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला पॉइंट आपके सामने, संघर्ष। नाटक में अनेक प्रकार के संघर्ष देखने को मिलते हैं, आंतरिक व बाहरी दोनों प्रकार के दिखाए जाते हैं। नाटक की बात करें तो नाटक में आपको अनेक प्रकार के संघर्ष देखने को मिलेंगे। कोई व्यक्ति उसके जीवन के आंतरिक संघर्ष और बाहरी संघर्ष, दोनों प्रकार के संघर्ष देखने को मिलते हैं। एकांकी में संघर्ष कोई एक बिंदु पर केंद्रित होता है। जहाँ पे एकांकी होती है वहां पर संघर्ष किसके बीच में दिखाया जाता है, कोई एक व्यक्ति उसके जीवन के ऊपर जो संघर्ष है उसको विस्तारित रूप से दिखाया जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? नाटक के अनेक प्रकार के संघर्ष को दिखाया जाएगा, एकांकी में एक ही व्यक्ति के जीवन के संघर्ष को विस्तार से दिखाया जाता है। उद्देश्य की बात करें आपके सामने, नाटक है, नाटक का उद्देश्य जीवन की समग्रता को दिखाना होता है। नाटक क्या दिखाता है भाई, जीवन में जितनी जटिलता है, जितनी विविधता है, जितनी आपके सामने समग्रता, मतलब बहुत बड़ा जीवन है, उसको कैसे कैसे वो घट सकता है उसके विस्तृत रूप से दिखाया जाता है। मतलब बड़ा होता है तो नाटक बड़ा होता है तो भाई टाइम तो लगेगा और ज्यादा चीजें दिखा सकते हो आप। तो वही चीज है, जैसे हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं उसके ऊपर वास्तविक रूप से नाटक में दिखाई जा सकती हैं। जबकि एकांकी का लक्ष्य किसी एक विचार या भावना को तीक्ष्णता में प्रस्तुत करना होता है। जबकि एकांकी का क्या लक्ष्य है, वो कोई विचार है या कोई भावना है उसको संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करना उसका लक्ष्य होता है, उसी को वो संक्षिप्त में प्रस्तुत कर देगी आपके सामने। समझ में आ गया आपके सामने? अब आपके सामने बात करें, अगला प्रश्न आपके सामने जो मतलब अगला ही पॉइंट है इसका, हिंदी नाटक साहित्य का किस तरीके से विकास हुआ। तो ये दोनों प्रश्न यहीं पे करवा रहा हूं आपको मैं। कैसे विकास हुआ? हिंदी नाट्य साहित्य का विकास भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व संस्कृत नाटक व लोक नाटक परंपराओं से प्रभावित था। भाई ऐसे तो है नहीं कि नाटक पहले से नहीं चले आ रहे थे, नाटक पहले भी चलते थे, लेकिन उसका आधुनिक स्वरूप किसके द्वारा दिया गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया। समझ में आ गया? उन्होंने भारतीय हिंदी नाटक कला है उसको संस्कृत में जो नाटक व लोक नाटक देखने को मिलते थे उन्हीं से उन्हीं को उठाया और उन्हीं से उन्हीं को लेना शुरू किया। भारतेंदु युग लगभग आपके सामने 1850 से लेकर 1900 को हिंदी के नाटक का जनक काल कहा जाता है। भारतेंदु युग है वो 1850 से लेकर 1900 के बीच में भारतीय हिंदी नाटक कला के जनक माना जाता है। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। उनका युग कब रहा? 1850 से लेकर 1900 के बीच में इन्होंने भारतीय नाटकों के बारे में लिखा, भारतीय नाटक कला के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से लिखा। भारतेंदु के द्वारा अलग अलग प्रकार के नाटक लिखे गए जिसमें अंधेरी नगरी, भारत की दुर्दशा जैसे जो नाटक लिखकर उन्होंने राष्ट्रीयता, समाज सुधार व यथार्थवाद की नींव रखी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के सामने अलग अलग प्रकार के आपने क्या लिखे? नाटक लिखे, जिसमें मुख्य रूप से कौन सा नाटक था? अंधेरी नगरी, भारत की दुर्दशा जैसे नाटक उनके द्वारा लिखे गए, जिसमें भारत के अंदर
किस तरीके से आपके सामने समाज है उसमें अलग अलग प्रकार की जो त्रुटियां पाई जाती हैं, समाज में कैसे सुधार की जरूरत है, समाज में कैसी वास्तविकता की जरूरत है, किस तरीके से हमारे भारतीय राष्ट्र को राष्ट्रीयता की जरूरत है, इसके बारे में उन्होंने लिखा। तो आपको क्या पता चला, भारतेंदु हरिश्चंद्र के ने किसके बारे में लिखा, नाटकों में भी इन्होंने किस चीज के बारे में लिखा है, आपके सामने इन्होंने जो राष्ट्रवाद के ऊपर चीजों को लिखा है, समाज और सुधार के ऊपर इन्होंने लिखने का कार्य किया है। अगला जो युग आता है वो द्विवेदी युग आता है 1900 से लेकर 1918 में। इन्होंने पौराणिक व ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। द्विवेदी युग आता है आपके सामने, द्विवेदी जी के द्वारा 1900 से लेकर 1918 तक इन्होंने क्या किया, पौराणिक जैसे महाभारत हो गई, गीता का रामायण हो गई, जो गीता है, इन जैसे जो आपके सामने जो नाटक होते हैं, और भी जो पुराने नाटक है, जो पुराने ऐतिहासिक जो हमारे नाटक है, उनके ऊपर लिखा गया द्विवेदी के द्वारा। उन्होंने आदर्शवाद की प्रधानता थी। इनके जो नाटकों के अंदर आपको किस चीज के बारे में लिखा गया, आदर्शवाद के बारे में बताया। आदर्शवाद मतलब नैतिकता से, कैसे एक व्यक्ति को अपने जीवन में किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, नैतिकता से जीवन जीना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बताया था। समझ में आया, क्योंकि भाई पुरानी चीजें उसमें किसमें बात होती है, हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की, हमारी जो सामाजिक विवेचनाएं हैं उसके बारे में बात की जाती है। तो यही चीज आपके सामने द्विवेदी युग के नाटकों में भी देखने को मिलती है। इस काल में नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण प्रबल रहा। तो इस काल में जो नाटक थे, इनमें सुधारवादी जो दृष्टिकोण है वो देखने को मिलता है कि समाज में किस तरीके से सुधार की जरूरत है। इस प्रकार का जो सुधारवादी दृष्टिकोण है वो आपके सामने प्रबल रूप से देखने को मिलता है। फिर आपके सामने अगला युग दिखाई देता है, वो कौन सा दिखाई देता है, जयशंकर प्रसाद का जो युग है वो देखने को मिलता है। इन्होंने 1918 से लेकर 1937 तक इन्होंने नाटकों के बारे में लिखना शुरू किया। इनके आगमन से आपके सामने हिंदी नाट्य साहित्य का श्रवण काल है। मतलब जो जयशंकर प्रसाद हैं, इन्होंने आपके सामने हिंदी नाटकों को इतना एक सर्वोच्च स्तर पर लेकर चले गए। इनके द्वारा जो नाटक लिखे गए वो विश्व विख्यात हुए, पूरे भारतवर्ष में फैले। इसीलिए इनको नाटक साहित्य का क्या कहा जाता है, श्रवण काल कहा जाता है उस युग को। इस काल में इनके द्वारा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त व ध्रुव स्वामिनी जैसे ऐतिहासिक नाटक लिखे। तो इन्होंने इस काल में आपके सामने अलग अलग प्रकार के नाटक, जैसे कि चंद्रगुप्त के ऊपर चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे जो ऐतिहासिक नाटक है वो इनके द्वारा लिखे गए। इन्होंने जो हमारी संस्कृति है उसको गौरवान्वित करने का प्रयास किया, राष्ट्रीय चेतना पर चीजें लिखी और मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद पर चीजें लिखने का प्रयास किया। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने जो हमारी साहित्य है, जो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, स्कंदगुप्त हैं, ये जो हमारे जो पुराने जो राजा है, इनके ऊपर इन्होंने लिखा, जिससे हमारी संस्कृति का जो गौरव था उस समय का, उसके बारे में हमें पता चलता, कैसे हमारे राष्ट्रीय जो चेतना है उसके बारे में पता चलता है। और इन्होंने कुछ साहित्य मानसिक अंतर्द्वंद के ऊपर भी लिखा था। नाटक, प्रसाद के नाटक रंगमंच कठिनाइयों के बावजूद साहित्य गरिमा की श्रेष्ठता है। अगर अपन जयशंकर प्रसाद के नाटकों का अगर अपन अच्छे से देखें, विस्तार से समझें, तो इनके जो नाटक है इनमें काफी बार साहित्यिक कठिनाइयां देखने को मिलती हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या है, इनका साहित्य गरिमा से पूर्ण है। इनका साहित्य कैसे देखने को मिलता है, गरिमाओं से भरा हुआ है। अब अगला काल निकल के आता है आपके सामने प्रसादोत्तर युग। जो आपके सामने जयशंकर प्रसाद के बाद में का जो युग है उसमें क्या देखने को मिलता है, इनके बाद के जो नाटक है वो यथार्थवादी व सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं। इनके बाद इन्होंने जो नाटक लिखे वो हमारे समाज को वास्तविकता बताते हैं, सामाजिक सरोकारों के बारे में बताते हैं। इसके अंदर आपके सामने अलग अलग प्रकार के नाटककार देखने को मिले, जिसमें लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती व सुरेंद्र वर्मा जैसे नाटककारों के रंगमंच की दृष्टि से अधिक सफल नाटक लिखे। इसमें अलग अलग नाटककार देखने को मिले, जिसमें लक्ष्मी नारायण लाल हैं, वो प्रमुख हैं। मोहन राकेश है, उनके द्वारा नाटकों को लिखा गया। भारती और सुरेंद्र वर्मा जैसे नाटककार हैं, वो प्रमुख वो नाटककार रहे जिनके द्वारा साहित्य को लिखा गया। सबसे बड़े जो, अगर इनके बाद में अगर कोई जिनका नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ वो थे मोहन राकेश। मोहन राकेश के द्वारा आषाढ़ के एक दिन लहरों के राजहंस आपके सामने जो आधुनिक बौद्ध व अस्तित्ववाद का जो प्रश्न लिखा है, इन्होंने यह जो आपके सामने मोहन राकेश के द्वारा आषाढ़ के दिन लहरों के राजहंस नामक जो आपके सामने इन्होंने जो साहित्य की रचना की, इसमें इन्होंने आज के समय का जो आधुनिक साहित्य है, आधुनिक जो समाज है, इसके ऊपर इन्होंने प्रश्न उठाया।
एकांकी विधा को भी इन्होंने, एकांकी जो विधा है इसको भी इस काल में तेजी से विकास हुआ, और इसी समाज में नाटक का विकास हुआ तो इसी के साथ एकांकी का विकास हो गया। क्यों? नाटक बड़े होते थे, उनका छोटा छोटा प्रारूप एकांकी भी देखने को मिलता था। तो इसी काल से जो आपके सामने एकांकी है उसका तेजी से विकास देखने को मिलता है, जिसमें राजकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क आदि प्रमुख थे। जिसमें कौन? राजकुमार वर्मा हो गए, उपेंद्र नाथ अस्क जैसे जो प्रमुख कलाकार देखने को मिलते हैं, प्रमुख साहित्यकार देखने को मिलते हैं। आधुनिक नाटक अब समकालीन समस्याओं, विडंबना व मानवीय संबंधों की जटिलता को देखने को मिला है। जैसा कि आप जानते हो, साहित्य आपके हमारे जो समाज है उसके अंदर जो चीजें देखने को मिलती है उसी से संबंधित देखने को मिलता है आपको साहित्य। तो आज के समय जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, बेरोजगारी, गरीबी आपके सामने, आधुनिकरण हो गया, शहरीकरण हो गया, मानवीय रिश्तों में जो आपके सामने अब जटिलताएं देखने को मिलती हैं, उसके ऊपर अब जो वर्तमान समय के जो नाटक है वो ज्यादा जोर देते हैं। पहले वाले नाटकों में आपके सामने लगभग चीजें आपके सामने देखने को मिलती थी पुराने काल की, पौराणिक साहित्य देखने को मिलता था। अब देखने को मिलते हैं आपको समकालीन जो इस समय के समाज की चीजें हैं। समझ में आ गया? तो 2% यहाँ से आपके अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नाटक व एकांकी में अंतर और भारतीय हिंदी नाटक साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ, इसको अपन ने विस्तार से पढ़ लिया। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए 4 सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है नाटक व गद्य की अन्य विधाओं से संबंधित, उसके बारे में अपन जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे प्रश्नों के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं आपके सामने। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आपके सामने। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। इसके अलावा भी मैंने और जो वीडियो करवा रखे हैं वो आपके सामने प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना। समझ में आ गया? पीडीएफ टेलीग्राम पे फ्री में मिलेगी, जरूर से वहां से जाकर इन प्रश्नों को जरूर से पढ़ लेना। यही प्रश्न पेपर में भी देखने को मिलेगा आपके सामने। वहां पर व्याख्या करवा रखी है मैंने, प्रश्न करवा रखे, सारी चीजें सारी उस पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगी। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त कमल नाटक का मुख्य कथानक व उसका संदेश को स्पष्ट कीजिए। तो जो रक्त कमल नाटक है उसमें उसका जो रक्त कमल नाटक में उसके मुख्य कथानक कौन है और उसके द्वारा क्या संदेश दिया गया, उसके बारे में विस्तार से बताना आपके सामने। समझ में आ गया? प्रश्न का जो ये प्रश्न है ये ऐसा कैसा देखने को मिलेगा, बस इसकी शब्दावली बदल के आएगी। समझ में आ गया? इसके मुख्य पात्र की जो काव्य विशेषताओं के बारे में पूछ लेंगे या उसके विशेषताओं के बारे में पूछ लेंगे। इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले वाला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा नाटक जो लिखा गया रक्त कमल एक पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित होकर भी समकालीन मानव के मन के द्वंद्वों व सामाजिक विसंगतियों को उजागर करता है। लक्ष्मी नारायण लाल का जो नाटक है रक्त कमल, वो पौराणिक पृष्ठभूमि से, मतलब जो पुराने जो हमारा जो साहित्य हुआ करता था उससे संबंधित ये देखने को मिलता है। लेकिन यह पौराणिक होते हुए भी, पुरानी जो घटनाओं पर आधारित होते हुए भी, आज के समय का जो इंसान है उसके मन में जो अलग अलग प्रकार के जो द्वंद्व देखने को मिलते हैं, समाज में तो हमारे अलग अलग प्रकार की विसंगतियां, कमियां देखने को मिलती है, उसको उजागर करने का कार्य करता है। इसका जो आपके सामने इसका मुख्य कथानक कौन है, राजा पुरुषोत्तम। इसका मुख्य कथानक कौन देखने को मिलता है, राजा पुरुषोत्तम देखने को मिलता है। और उनकी अपनी रानियों के बीच में किस प्रकार के संबंध है उसके बारे में ये चीज देखने को मिलती है। समझ में आ गया? कौन है इसका मुख्य पात्र, राजा पुरुषोत्तम, और उनकी जो रानियां हैं उनके बीच में उनका कैसा संबंध है, ये सब देखने को मिलता है। राज सत्ता के लालच में पुरुषवादी अहंकार व अंततः आत्मबोध की यात्रा पर केंद्रित है। इसमें क्या बताया गया है, कैसे जो राजा पुरुषोत्तम है वो आपके सामने अपनी रानियों से उसके कैसे संबंध है, उसके जो वो कैसे सत्ता के लालच में, मतलब सत्ता के लालच में लिप्त रहता है, और उसका जो अहंकार है उसको कितने स्तर तक गिराता है, इसके बारे में आपको पूरी पूरी आत्मबोध, मतलब इंसान को आत्मा का ज्ञान होने तक का इसमें बताया गया, आत्मज्ञान के बारे में विस्तार से बताया गया है चीजों को। मुख्य कथानक की बात करें आपके सामने, नाटक की कहानी है राजा पुरुषोत्तम, उसकी दो पत्नियां रानी इरावती और रानी नंदिनी है, उसके इर्द गिर्द घूमती है आपके सामने। जो है नाटक देखने को मिलता है आपके सामने रक्त कमल, वो कहानी आपके किसके बीच में है, राजा पुरुषोत्तम है और उसकी दो रानियां हैं, रानी इरावती और रानी नंदिनी है। उसके आसपास उनकी जो कहानी है वो आपस में चलती रहती है, जिसमें राजा पुरुषोत्तम की बात की गई है और उसकी जो दो रानियां रानी इरावती व रानी नंदिनी है उसके इर्द गिर्द ये कहानियां घूमती रहती है।
जहां पर आपके सामने राजा पुरुषोत्तम एक शक्तिशाली, अहंकारी व स्वार्थी शासक दिखाई देता है। जो इसमें आपके सामने जो राजा पुरुषोत्तम है वो किस प्रकार का राजा है? एक शक्तिशाली राजा है, अहंकारी और स्वार्थी शासक है। मतलब जो खुद कैसा है? शक्तिशाली है, शक्तिशाली तो है लेकिन उसको अपनी शक्तियों पर अहंकार है, और स्वार्थी शासक है जो अपने बारे में ज्यादातर चीजें सोचता है। जो अपनी राज जो अपनी रानियों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहता है, और वो अपनी रानियों को बताता है कि भाई मैं जो एक सर्वश्रेष्ठ राजा हूँ, इतना शक्तिशाली राजा हूँ, मैंने इतना आपके सामने साम्राज्य जीत रखा है, तो मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। वह पुरुष सत्ता के प्रतीक के रूप में अपनी इच्छाओं को अहम बताता है, जिसमें वो क्या कहता है? जो राजा पुरुषोत्तम के माध्यम से इस कहानी में ये दिखाया गया है कि कैसे पुरुष सत्तात्मक जो समाज होता है, जब पे पुरुष की प्रधानता होती है, पुरुष को मुखिया माना जाता है, वो किस तरीके से महिलाओं पे अपनी क्या दिखाता है? अपना अधिकार दिखाने का प्रयास करता है। इसी के बारे में रक्त कमल नाटक में बताया गया है। जो अपनी इच्छाओं और प्राथमिकता को अहम देता है, वो अपनी रानियों के बजाय जो आपके सामने जो खुद की इच्छाएं होती हैं, और जो उसकी खुद का अहम है, जो अहंकार है, उसको वो ज्यादा महत्व देता हुआ दिखाई देता है। इरावती एक सशक्त व विद्रोही नारी है। उसकी जो रानी है, रानी इरावती है, वो एक सशक्त व विद्रोही नारी है। वो और महिलाओं जैसी नहीं है, वो बिल्कुल आपके सामने खुद पर आत्मनिर्भर और विद्रोही करने वाली नारियों में से है, जो पुरुषोत्तम के अहंकार को चुनौती देती है। और वो क्या करती है? जो पुरुषोत्तम है, जो राजा पुरुषोत्तम है, जो अहंकार में डूब चुका है, उसको पूरी की पूरी क्या देती है? अहंकार देने का कार्य करती है, और अपनी पहचान व स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती है। साथ के साथ क्या कहती है कि भाई मुझे राजा पुरुषोत्तम के साथ नहीं रहना है, मुझे खुद की एक स्वतंत्र जीवन जीना है, मुझे खुद की पहचान बनानी है, उसके लिए वो कार्य करता है। नंदिनी दूसरी ओर शांत और आपके सामने पारंपरिक है। उसकी रानी इरावती है, वो विद्रोही स्वभाव की है, और रानी नंदिनी वो कैसे? शांत और पारंपरिक पुराने समाज की जैसी महिला है। तो यहाँ पर राजा पुरुषोत्तम के माध्यम से लक्ष्मी नारायण लाल क्या समझाना चाहते हैं कि समाज में पुरुषोत्तम जो हमारा एक समाज है, जहाँ पे राजा पुरुषोत्तम के माध्यम से वो पुरुष प्रधान समाज के पुरुषों की कहानी के बारे में बताते हैं, और रानी इरावती के माध्यम से समाज में उन महिलाओं के बारे में बताते हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुषों के दीनता को स्वीकार नहीं करके आपके सामने खुद की एक स्वतंत्र पहचान बनाती हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी रानी नंदिनी के माध्यम से लक्ष्मी नारायण लाल ये बताना चाहते हैं कि समाज में ऐसी महिलाएं भी होती है जो शांत स्वभाव की होती है और पारंपरिक तरीके से चलती हैं, उनके बारे में बताया गया है। जो पुरुषोत्तम को आकर्षित कर लिया, और उसका व्यवहार क्या करता है? पुरुषोत्तम को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, लेकिन वह भी अंततः उसकी पुरुषवादी सोच से आहत होती है। वो उसके तरफ आकर्षित तो रहती है, वो उससे प्रभावित तो रहते हैं, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से वो सिर्फ पुरुषवादी सोच की बात करता है, तो वो उससे क्या रहते हैं? वो उससे आहत तो होती है। नाटक एक ऋषि पात्र भी है। नाटक में क्या है? एक ऋषि का पात्र भी देखने को मिलता है, जो सत्य व नैतिकता का प्रतीक है। जहाँ पर क्या देखने को मिलता है? एक ऋषि को भी दिखाया गया है, एक साधु संत व्यक्तित्व को भी दिखाया गया है, जो सत्य व नैतिकता के रूप में उनको प्रदर्शित किया गया है। नाटक विभिन्न दृश्यों में इन पात्रों के बीच में मानसिक व भावनात्मक संघर्ष दिखाई देता है। और क्या दिखाई देता है? ये जो नाटक है, इसमें अलग अलग प्रकार के दृश्य दिखाए जाते हैं, जहां पर कोई भी व्यक्ति उसके बीच में मानसिकता में और भावनाओं में किस प्रकार का संघर्ष दिखाई देता है, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। जहां पुरुषोत्तम अपने अहम और रानियों को अपनी गरिमाओं के लिए जूझता है, जहां पर क्या पुरुषोत्तम है वो अपने अहंकार के लिए, और अपनी रानियां है वो अपनी गरिमा के लिए जूझती है। मतलब पुरुषोत्तम है वो अपने अहंकार को महत्व देता है, और जो उसकी रानियां वो अपनी स्वतंत्र पहचान को क्या देती हैं? महत्व देती हैं, और दोनों के बीच में इसी के बीच के चलते संघर्ष होता है। पुरुषोत्तम के लिए पुरुषोत्तम को अपने अहंकार और गलतियों का बोध होता है। पुरुषोत्तम है, उसको अपने अहंकार और जो गलतियां हैं उसके लिए बोध होता है, और रक्त कमल के माध्यम से त्याग और समर्पण का महत्व समझ में आता है। और उसको क्या समझ में आता है? रक्त कमल के माध्यम से वो त्याग और समर्पण की चीजों को समझ पाते हैं। जो रक्त कमल है उसके त्याग व समर्पण को समझ पाते हैं। मुख्य संदेश की बात करें, रक्त कमल एक केंद्रीय संदेश है, जिसमें पुरुषवादी अहंकार, सत्ता के दुरुपयोग व मानवीय संबंधों के संवादहीनता के दुष्परिणामों को उजागर किया गया है। क्या दिखाया गया है? रक्त कमल एक प्रकार का कैसा है? केंद्रीय संदेश देखने को मिलता है, जहां पर एक केंद्रीय विचारधारा देखने को मिलती है, जहां पर पुरुषवादी अहंकार देखने को मिलता है, जहां पर कोई पुरुष होते हैं, पुरुषवादक जो पुरुषवादी समाज होता है, वहां पे जो अहंकार, जो पुरुषों के द्वारा जो अहंकार देखने को मिलता है, कैसे वो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, और मानवीय संबंधों के प्रति क्या होते हैं? वो उतने ज्यादा सजग नहीं रहते हैं, उतने ज्यादा आपके सामने कठोर व्यवहार दिखाई देता है।
नाटक आपके सामने यह दर्शाता है कि वास्तविक शक्ति अहंकार के दमन में नहीं बल्कि प्रेम, त्याग व समर्पण में है। ये आपके सामने नाटक क्या दिखाता है कि वास्तविक शक्ति, कोई आदमी कितना शक्तिशाली है, ये उसके अहंकार में नहीं है, ये किसमें, आप कितना चीजों को त्याग कर सकते हो, कितना चीजों के प्रति समर्पित रह सकते हो, कितना आप चीजों को प्रेम से जीवन जी सकते हो, इसके बारे में बताया गया है। इसी में सारी चीजों के बारे में बताया गया है। यही नारी अस्मिता और गरिमा को स्थापित करने का संदेश देता है। और यही चीज क्या देती है, नारी अस्मिता है और उसकी गरिमा को बताने का प्रयास करती है। जहां स्त्री केवल आपके सामने भोग्य या अधीनस्थ नहीं है, जहाँ पे स्त्री सिर्फ आपके सामने पुरुष की अधीन रहने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि वो भी क्या है, उसके भी कुछ मौलिक अधिकार हैं, उसके भी कुछ अधिकार हैं, वो भी अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीना चाहती है। नाटक आपके सामने यह भी अंकित करता है कि आत्मबोध व नैतिक मूल्यों के बीच मूल्यों को अपनाकर ही व्यक्ति सच्चा जीवन में सच्चा संतोष और शांति प्राप्त कर सकता है। नाटक हमें क्या बताता है, कोई भी आदमी है जो संस्कारों को अपनाकर, नैतिकता को अपनाकर, प्रेम, त्याग और जो संघर्ष को अपने जीवन में सहजता से स्वीकार करता है, वही व्यक्ति है जीवन को संतोष से अच्छा जीवन जी पाता है। रक्त कमल यहाँ पर आपके सामने समर्पण व त्याग का प्रतीक बनकर आता है। जहां पर क्या दिखाया जाता है, रक्त कमल जो नाटक है वो आपके सामने त्याग और समर्पण के प्रतीक के रूप में उसको बताया गया है, जो अंततः राजा व उसके आंतरिक संघर्ष से मुक्ति दिलाता है। जो आपके सामने क्या दिखाता है, जो आपके सामने राजा है उसका आंतरिक संघर्ष से मुक्ति दिलाने का प्रयास करता है। और लास्ट में क्या दिखाया जाता है, समर्पण और त्याग के महत्व को इस जो आपके सामने नाटक में बताया गया है, जो क्या दिखाता है कि कोई भी अहंकारी व्यक्ति है वो जब अहंकार को त्याग करता है तब राजा पुरुषोत्तम को जीवन में सच्चे वास्तविकता में अपनी शक्ति का महसूस होता है, और जो आंतरिक संघर्ष और आंतरिक द्वंद से गुजरता है उससे मुक्ति मिलती है। यह नाटक आपके सामने पौराणिक संदर्भों के माध्यम से आधुनिक समाज में व्याप्त स्त्री पुरुषों के संबंधों की जटिलता व सत्ता के दुरुपयोग को दिखाने का प्रयास करता है। तो मैं बता रहा हूं ना आपको, ये इस कहानी में आपके सामने पौराणिक नाटक में पौराणिक जो पात्रों को तो लिया गया है, लेकिन ये दिखाते किसको है, आधुनिक समाज की वास्तविकता को दिखाते हैं, जहां पर कोई स्त्री पुरुष के बीच में कैसे संबंध होते हैं और कैसे सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है, उसके बारे में इन सब चीजों को दिखाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। रक्त कमल जो नाटक है उसके मुख्य कथानक और उसके द्वारा जो स्पष्ट संदेश है उसके बारे में आपको चीजों को पता चल गया होगा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। वीडियो को धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपकी जो पेपर होने वाला है बीए 4th सेमेस्टर का हिंदी साहित्य का नाटक एवं गद्य की अन्य विधाओं से संबंधित जो पेपर होने वाला है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है इसके आपके सामने। इसमें यूनिट 3 है, उसका जो प्रश्न है, राजकुमार वर्मा के एकांकी उत्सर्ग का केंद्रीय विचार को स्पष्ट कीजिए। तो राजकुमार वर्मा के द्वारा एकांकी उत्सर्ग जो लिखा गया है उसका जो केंद्रीय विचार क्या है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। जो मैं पीडीएफ पढ़ाऊंगा ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिल जाएगी। लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, वहां से जाकर जरूर से डाउनलोड कर लेना। साथ के साथ अन्य वीडियो भी मैंने अन्य क्लासेस पहले से ले रखे हैं, उनका लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जरूर से प्लेलिस्ट को जाकर देख लेना। अब शुरू करते हैं आपके सामने। पहला प्रश्न है राजकुमार वर्मा के एकांकी उत्सर्ग का केंद्रीय विचार क्या है। राजकुमार वर्मा ने अपनी एकांकी उत्सर्ग के केंद्रीय विचार प्रेम व कर्तव्य के बीच में द्वंद्व तथा कर्तव्य के अंतिम विजय को दिखाया है। राजकुमार वर्मा के द्वारा जो एकांकी लिखी गई उत्सर्ग है उसमें जो केंद्रीय विचार क्या देखने को मिलता है, प्रेम और कर्तव्य के बीच का द्वंद्व। जहां पर प्रेम और जो कर्तव्य है उसके बीच में जो द्वंद्व देखने को मिलता है उसके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया है, और जिसमें किसकी अंतिम रूप से विजय होती है आपके सामने, द्वंद्व और कर्तव्य उसकी अंतिम विजय दिखाई देती है। ये एकांकी भारतीय संस्कृति उस आदर्श को प्रस्तुत करता है, मतलब ये हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में बताता है, उसके उस आदर्श के बारे में बताता है जहां व्यक्तिगत भावनाओं का और सुख भोग गौण हो जाता है और राष्ट्र समाज या उस तरह आदर्श के प्रति उत्सर्ग ही सर्वप्रिय माना जाता है। मतलब इस उस चीज के बारे में बताता है कि भाई इंसान की जो व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं, सुख दुख होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। वो आपके व्यक्तिगत सुख दुख किससे जुड़ जाते हैं, राष्ट्र से,
समाज से और समाज के उच्च जो आदर्श होते हैं उसके प्रति आपके जो सुख दुख जुड़ जाते हैं। जैसे एक आर्मी में लगा हुआ कोई व्यक्ति है, उसके लिए वो खुद कष्ट में रहकर किसको सुरक्षित करता है? आपके सामने पूरे राष्ट्र के नागरिकों को सुरक्षित करता है। तो उस प्रकार के जो आदर्श हैं उसके बारे में बात किया गया है, जहां पे कोई व्यक्ति है जिसकी खुद की भावनाएं हैं, उसका कोई महत्व नहीं है, वो गौण है, शून्य है, जूर्य है, वो किस में मिल चुके हैं? वो राष्ट्र में, समाज के जो उच्चतर आदर्श आदर्श हैं उसमें वो सब जाकर मिल चुकी हैं। उसके प्रति वो सर्वोपरि है, उसमें वो जाकर चीजें मिल चुकी हैं। एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? राजमाता और युवराज के माध्यम से इस विचार को उन्होंने पुष्ट किया है। ये जो इस जो एकांकी देखने को मिलती है, इसमें मुख्य पात्र है राजमाता और उसका जो युवराज है, मतलब उसका जो राजा है, जो राजा का जो पुत्र होता है आपके सामने राजकुमार, उसके माध्यम से उन्होंने इस विचारों के बारे में बताया है। राजमाता अपने पुत्र के प्रेम को स्वीकार करते हुए भी उसे राजधर्म के कर्तव्य को याद दिलाती है। राजमाता क्या करती है? राजमाता अपने पुत्र को प्रेम को मानती है। भाई माता है, एक माता होती है, वो अपने प्रेम हमेशा अपने पुत्र से, पुत्र प्रेम में हमेशा क्या रहती है? अपने पुत्र प्रेम में हमेशा रहती है। उसको अपने पुत्र से सबसे ज्यादा लगाव रहता है, उसकी ममता रहती है। लेकिन वो राजमाता उसको सिर्फ कमजोर नहीं बनाना चाहती अपने प्रेम के माध्यम से, वो उसे बताना चाहती है कि उसका राजधर्म क्या है, उसका जीवन में कर्तव्य क्या है, उसको आगे जाकर राजा बनना है, और कैसे आपके सामने जो प्रजा है उसकी सेवा में उसको अपने व्यक्तिगत सुख दुखों को त्याग भी करना पड़ेगा। जहां पर आपके सामने युवराज है वो एक युवती के प्रेम में पड़ जाता है और उसके साथ रहने के लिए अपने राजसी दायित्वों को त्याग करने के लिए उत्तेजित रहता है। मतलब जहां पर युवराज है वो क्या, भाई उसको जो यौवन अवस्था में आपके सामने कोई युवती है उससे प्रेम हो जाता है और वो क्या करता है, उसके लिए जो अपना जो राज धर्म है उसको भी त्याग करने के लिए त्याग हो जाता है। यहाँ पर आपको प्रेम और व्यक्तिगत सुख व मोह का प्रतीक है। प्रेम को क्या दिखाया गया है? प्रेम को एक पात्र, एक जो पात्र है उसकी भावनाओं को आपको अपने जीवन में व्यक्तिगत एक मतलब एक संदेश देने का प्रयास किया है। प्रेम एक आपके सामने एक व्यक्तिगत और सुख और मोह का प्रतीक है जो हर व्यक्ति के जीवन में रहता है। जबकि राजधर्म और प्रजा आपके सामने क्या है? दायित्व और आपके व्यापक व सामाजिक कर्तव्य दिखाई पड़ते हैं। जहां पर क्या दिखाई देता है? राजधर्म और जो प्रजा है वो आपके सामने क्या है? वो हमारे दायित्व है और हमारे जो व्यापक सामाजिक कर्तव्य दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? जो हमारे जो दायित्व है, जो राजधर्म है, वो हमारे, ऐसे समझ लो कि आप पढ़ाई करते हो, ये आपका कर्तव्य है। और आपके सामने सुख क्या, भाई अब सर्दियों का मौसम है, नींद आ रही है आपको, आपका पढ़ने का मन नहीं है, आपको रील चला देखनी है, मोबाइल देखना है, ये क्या सुख और मोह है। समझ में आ गया? तो आपको किसको चुनना है? आपको अपनी शिक्षा को, पढ़ाई को चुनना है, इससे आपका जीवन में विकास होगा। समझ में आ गया आपके सामने? तो इसी पात्र में एकांकी उत्सर्ग, जो एकांकी है इसमें प्रेम को उस प्रतीक के रूप में दिखाया गया है जो सुख और मोह है, और राजधर्म और प्रजा को आपके कोई भी व्यक्ति उसके जीवन में दायित्व व कर्तव्य को दिखाया गया है। उत्सर्ग आपके सामने दिखाता है कि महान लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए व्यापक हितों के लिए व्यक्तिगत सुखों और इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। जहां पर उत्सर्ग है उसमें क्या दिखाया गया? अगर आप जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो तो जीवन में आपको अपने व्यक्तिगत सुखों को और इच्छाओं को त्याग करना पड़ता है। क्या दिखाया गया है? कि अगर आप अपने जीवन में बहुत बड़े और महान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत बार अपने जीवन में व्यक्तिगत सुखों को और व्यक्तिगत जो इच्छाएं होती हैं उनको त्याग करना पड़ेगा। समझ में आ गया? भाई अगर आप क्या करना, आपका मोबाइल देखने का, रील देखने का मन कर रहा है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है, अच्छे अंक प्राप्त करनी है, आपको जॉब लेनी है, आपको जीवन में अपने अगले आगे 20-30 साल का जीवन सिक्योर करना है, तो आपको ये जो सुख है उनको त्याग करना पड़ेगा। और इसी को सच्चा क्या बताया गया आपके सामने? सच्चा उत्सर्ग के बारे में बताया गया है। एकांकी प्रेम को मानवीय जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानता है। एकांकी में क्या बताया गया है? कि सुख होना जरूरी है इंसान के जीवन में, व्यक्तिगत मोह होना भी जरूरी है, जिस तरीके से कोई व्यक्ति उसके जीवन में प्रेम होना बहुत जरूरी है। किंतु यह भी स्थापित करता है कि जब व्यक्तिगत प्रेम और व्यापक कर्तव्य टकराते हैं तो कर्तव्य का मार्ग चुनाई व्यक्तिगत रूप से श्रेष्ठ था। मतलब क्या दिखाया गया? अगर आप व्यक्तिगत अपने जीवन में अपने सुख को और अपने कर्तव्य को अगर आप चुनना पड़े, मतलब आपको रील देखने में और आपको पढ़ाई में चुनना पड़े, तो किसको चुनोगे? पढ़ाई को चुनना है। समझ में आ गया? ये आपका कर्तव्य है। कर्तव्य को आपको हमेशा निजी हित है आपके उनसे हमेशा ऊपर रखना अपने कर्तव्य को। नैतिकत, जो नैतिकता है
उसके नैतिक रूप से श्रेष्ठ होता है। मतलब आपको नैतिक रूप से श्रेष्ठता की बात करें तो अगर आपको व्यक्तिगत जो चीज प्रेम में और जो कर्तव्य में चुनना पड़े तो आपको व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत प्रेम को चुनना है। यह भारतीय परंपरा में वर्णित स्वधर्म के पालन करने जैसा, ये कैसे चीजें आपके सामने व्यक्तिगत रूप से आपका जो हमारी भारतीय जो परंपरा है इसमें स्वधर्म मतलब अपना जो धर्म होता है उसको पालना करने जैसा है। लोक मंगल की भावना को भी दर्शाता है, और ये किस चीज को दिखाता है, आपके सामने लोक मंगल है उसकी भावना को भी दर्शाता है। वर्मा है आपके सामने, वर्मा जी ने इस एकांकी माध्यम से तत्कालीन राष्ट्रीय भावना और त्याग के आदर्शों को प्रस्तुत किया है। मतलब आपके सामने जो इस एकांकी में क्या बताया गया कि हमें जो राष्ट्रीयता की जो भावना है, हमें अपने जो देश है, अपने राष्ट्रीय है, जो राष्ट्रीयता है उसको हमेशा सदैव हमारे व्यक्तिगत जो हित हैं उनसे हमेशा ऊपर चुनना चाहिए। त्याग के आदर्शों को भी सवर दिया और क्या बताया गया है कि त्याग भी जीवन का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य होता है। अगर आप जीवन में त्याग करोगे मोह को, व्यक्तिगत सुखों को जीवन में, तो ही क्या करोगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे और अपनी राष्ट्रीयता को तत्पर रहना। जहां व्यक्ति को अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर देश व समाज के प्रति समर्पित रहना चाहिए। व्यक्ति को अपने निजी हितों को छोड़कर, भाई लोग क्या करते हैं सरकारी नौकरी लगने के बाद में भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं, है ना, अपने निजी हितों को फायदा उठाते हैं। आपको इन सब चीजों के बजाय आपको क्या करना है, अपने देश की समाज सेवा है, देश हित के कार्यों को करना है, उसके लिए समर्पित रहना है। जिस तरीके से अंत में युवराज को अपने प्रेम को उत्सर्ग और उसको राजधर्म को स्वीकार करना ही इस एकांकी का सार है। इस एकांकी के अंत में क्या देखने को मिलता है, जो युवराज है वो अपना प्रेम है उसको त्याग कर देता है। समझ में आ गया, अपने राजधर्म को स्वीकार करने के लिए। उसी तरीके से अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आपको अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो आपको भी अपने जीवन में बहुत से व्यक्तिगत सुखों को त्याग करना पड़ेगा। अगर आप जब जीवन में आगे बढ़ोगे तब तो यही किसके माध्यम से दिखाया गया, युवराज के माध्यम से दिखाया गया कि उसको भी अंत में अपने व्यक्तिगत सुखों को त्याग करना पड़ा था अपने कर्तव्यों के लिए, राजधर्म के लिए। उसी तरीके से आपको भी अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो आपको भी क्या करना है, अपने व्यक्तिगत हितों को साइड में रखकर अपने राजधर्म कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। तो यह आपके सामने राजकुमार वर्मा के द्वारा एकांकी उत्सर्ग का जो केंद्रीय विचार था उसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।